गुड मॉर्निंग क्लास। आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ टिश्यू सिस्टम। ठीक है, टिश्यू सिस्टम को हिंदी में हम उत्तक तंत्र बोलते हैं। देखो, जो हमारा लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन जब हम देखते हैं तो उसमें क्या देखते हैं कि जो बॉडी होती है वो बॉडी की सबसे छोटी जो इकाई होती है, सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, वो सेल होती है। सेल का जब ग्रुप बन जाता है तो वो किसमें टिश्यू बन जाता है वो। ठीक है, सेल से टिश्यू, टिश्यू से टिश्यू सिस्टम, टिश्यू सिस्टम से ऑर्गन और फिर ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, देन कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो देखो टिश्यू क्या होता है। टिश्यू इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोथ स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर सेल्स। मीन्स टिश्यू क्या होता है, उत्तक जो होता है ना उसमें समान संरचनात्मक और कार्यात्मक रूप से कोशिकाओं का समूह होता है जो मिलकर एक विशिष्ट कार्य को संपादित करता है, एक विशिष्ट कार्य को करता है। टिश्यू जो होगा उसमें सेल्स किस तरह की होंगी, स्ट्रक्चरली एंड फंक्शनली सिमिलर। ठीक है, उसके बाद टिश्यू सिस्टम जो होता है ना, देखो टिश्यू सिस्टम इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ फंक्शनली सिमिलर बट स्ट्रक्चरली डिसिमिलर सेल्स और टिश्यू जो था उसमें सेल थी वो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली दोनों तरह से सिमिलर थी, लेकिन जो टिश्यू सिस्टम का फॉर्मेशन होता है वहाँ पर सेल्स जो होती है ना वो पर्टिकुलर एक वर्क को परफॉर्म करती है, एक कार्य करती है। फंक्शनली तो सिमिलर होती है लेकिन स्ट्रक्चरली डिसिमिलर होती है। मीन्स उनकी संरचना जो होती है वो अलग अलग होती है। ठीक है, अलग अलग संरचनात्मक कोशिकाओं का समूह मिलकर एक विशिष्ट कार्य को संपादित करता है। इसे ही हम क्या कहते हैं, उत्तक तंत्र कहते हैं। ठीक है, उत्तक या उत्तकों का समूह जो निश्चित कार्य को करने के लिए एक इकाई के रूप में कार्य करता है उसे हम उत्तक तंत्र कहते हैं। आगे देखो, सेक जो साइंटिस्ट थे उन्होंने क्लासीफाई किया टिश्यू को ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोजीशन। मीन्स टिश्यू की स्थिति के आधार पर जो सेक था उसने टिश्यू सिस्टम को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया। वन इज़ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, सेकेंड इज़ फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम और ग्राउंड टिश्यू सिस्टम कहते हैं इसे। उसके अलावा थर्ड है वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। तो देखो, फर्स्ट एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम है, इसको बाह्य त्वचीय उत्तक तंत्र कहते हैं। फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम को मौलिक उत्तक तंत्र या भरण उत्तक तंत्र कहते हैं और वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम को संवहन उत्तक तंत्र कहते हैं। ठीक है, अब उसके बाद हेबरलैंड जो साइंटिस्ट था उन्होंने टिश्यू को क्लासीफाई किया ऑन देयर वर्क मीन्स उनके कार्यों के आधार पर कि कौन सा टिश्यू किस तरह का कार्य करता है, उसके आधार पर इन्होंने टिश्यू को डिवाइड किया, क्लासीफाई किया। वन इज एब्जॉर्प्शन टिश्यू सिस्टम, अवशोषण उत्तक तंत्र, सेकेंड इज स्टोरेज टिश्यू सिस्टम, संचयी उत्तक तंत्र, एंड थर्ड इज मैकेनिकल टिश्यू सिस्टम या फिर यांत्रिक उत्तक तंत्र। ठीक है, अब उसके बाद जो सेक साइंटिस्ट था उसी का क्लासिफिकेशन मेन है जिसमें उन्होंने टिश्यू को क्लासीफाई किया। इजीली अंडरस्टैंड द फंक्शन, ओरिएंटेशन एंड पोजीशन ऑफ टिश्यू। मीन्स इन्होंने क्या किया, देखो पोजीशन ऑफ टिश्यू, फंक्शन और ओरिएंटेशन के बेसिस पर टिश्यू को डिवाइड किया, जिसमें फर्स्ट आता है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। देखो, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम जो है उसको हम हिंदी में अधिचर्म उत्तक तंत्र कहते हैं, जिसमें एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम। तो देखो, एपी मीन्स अपॉन और डर्म मीन्स स्किन। ठीक है, ये दोनों एक ग्रीक वर्ड है जिनसे मिलकर एपिडर्मिस का फॉर्मेशन हुआ है। ठीक है, अपॉन स्किन मीन्स सबसे कैसी होती है, आउटर मोस्ट लेयर होती है, सबसे बाह्यतम परत होती है। ठीक है, इनकी जो सेल्स होती है एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम की, वो सेल्स क्या बनाती है, सबसे आउटर मोस्ट लेयर बनाती है। वेरिएबिलिटी प्रेजेंट बिटवीन स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ रूट, स्टेम एंड लीफ एपिडर्मिस। जो रूट की एपिडर्मिस होगी वो स्टेम से अलग होगी, स्टेम की एपिडर्मिस होगी वो लीफ से अलग होगी। इसी तरह से जो रूट, स्टेम, लीफ इन सब की एपिडर्मिस जो होती है उनमें वेरिएशन या वेरिएबिलिटी प्रेजेंट होती है। उसके बाद देखो, जो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम होता है वो उसमें क्या क्या आता है। वन आता है एपिडर्मिस, स्टोमेटा एंड एपिडर्मल आउटग्रोथ या एपिडर्मल अपेंडेजेस बोलते हैं। ठीक है, तो फर्स्ट है एपिडर्मिस। एपिडर्मिस को हम हिंदी में क्या बोलते हैं, बाह्य त्वचा। ये जो एपिडर्मिस है ये क्या करती है, फॉर्म आउटर मोस्ट लेयर ऑफ प्राइमरी प्लांट बॉडी। प्राइमरी जो प्लांट बॉडी होता है, ठीक है, उसकी सबसे आउटर मोस्ट लेयर बनाती है, प्राथमिक पादप भागों की सबसे बाह्यतम परत बनाती है। और ये जो एपिडर्मिस होती है वो जनरली कैसी होती है, सिंगल लेयर्ड होती है। ठीक है, सिंगल लेयर्ड मीन्स कैसी होती है, एक परतीय संरचना होती है। जैसे किन किन में होगी, पाइपरेसी, चिनोपोडियेसी, इन सब फैमिलीज़ में जो एपिडर्मिस होगी
वो सिंगल लेयर्ड होगी। लेकिन एक्सेप्शन क्या होगा यहाँ पर कि ये जो एपिडर्मिस है ये कभी कभी मल्टी लेयर भी हो सकती है। तो मल्टी लेयर किस में होगी? नेरियम और फाइकस में। ठीक है, नेरियम और फाइकस इन दोनों में जो एपिडर्मिस होती है वो कैसी होती है? मल्टी लेयर्ड। फाइकस किसको बोलते हैं? बरगद को बोलते हैं। नेरियम किसको बोलते हैं? कनीर के पेड़ को। ठीक है, उसके बाद देखो सेल्स आर कॉम्पैक्टली पैक्ड विद लिटिल और नो इंटरसेलुलर स्पेसेस। यहाँ की जो सेल्स होंगी एपिडर्मिस की वो देखो इस तरह से होती है, सबसे मोस्ट आउटर मोस्ट लेयर इस तरह से वो कॉम्पैक्टली पैक्ड होती है। ठीक है, इनमें या तो ये बिल्कुल कॉम्पैक्ट पैक होती है या तो यहाँ पर इंटरसेलुलर स्पेस जो होगा अंतर कोशिकीय अवकाश या तो वो बिल्कुल नहीं होगा या फिर बिल्कुल माइनर सा या बिल्कुल छोटा सा होता है। ठीक है, सेल्स आर हैविंग ए लार्ज वैक्यूल ड्यू टू विच द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म आर फाउंड एट पेरिफेरी। यहाँ की जो सेल्स होती है उनके पास बीच में क्या होगा? लार्ज वैक्यूल प्रेजेंट होती है, जिसके कारण जो इनका न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म जो होगा वो कहाँ सेट हो जाएगा? एट द पेरिफेरी। पेरिफेरी के पास में सेट हो जाता है कौन? न्यूक्लियस और साइटोप्लाज्म। ठीक है, अब उसके बाद देखो आगे सेल्स ऑफ एपिडर्मिस इज पेरेन्काइमेटस। पेरेन्काइमेटस मीन्स कैसा टिश्यू है? ये लिविंग है, मृदुतक बोलते हैं इसको। इनकी सेल्स जो होती है देखो पेरेन्काइमेटस होती है एपिडर्मिस की एंड हैंस दे आर लिविंग, इसीलिए इन्हें क्या कहते हैं? जीवित होती है ये। ठीक है, देखो रूट्स जो होंगी ना उनकी एपिडर्मिस को हम एपिडर्मिस ना बोलकर उसे हम एपिब्लेमा और राइजोडर्मिस बोलते हैं। ठीक है, या तो हम इसे एपिब्लेमा बोलेंगे या मूलीय त्वचा बोलेंगे हिंदी में। इनमें क्या होगा? रूट की एपिडर्मिस मीन्स एपिब्लेमा, यहाँ पर स्टोमेटा और क्यूटिकल एब्सेंट होती है। ठीक है, अब उसके बाद देखो जो रूट की राइजोडर्मिस या रूट की एपिडर्मिस होती है वो क्या करती है? रूट हेयर का डेवलपमेंट करती है। आगे देखो सेल स्ट्रक्चर ऑफ एपिडर्मिस। एपिडर्मिस की जो सेल्स होती है उनका स्ट्रक्चर आइसोडाइमेट्रिक इन लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर। मीन्स आइसोडाइमेट्रिक होती है किसमें? लीफ, फ्रूट एंड फ्लावर में। ठीक है, इलोंगेटेड ट्यूब लाइक होती है, फ्लैट होंगी, रेक्टेंगुलर होंगी स्टेम और रूट की एपिडर्मिस। ठीक है, रूट की क्या बोलेंगे? एपिब्लेमा। उसके बाद कैपेरिस और सेल्वेडोरा एलोय इन सब में क्या होगा? एपिडर्मल सेल्स आर इलोंगेटेड एंड स्फेरिकल। इज दैट क्लियर? अब आगे देखो कुछ स्पेशल एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, एपिडर्मिस होगी, एपिडर्मिस में ही कुछ स्पेशल एपिडर्मल सेल्स प्रेजेंट होंगी जिसमें वन है बुलीफॉर्म सेल्स या इसे आवर्ध त्वक कोशिका कहते हैं। ठीक है, इन अपर एपिडर्मिस ऑफ मोनोकोट लीव्स सम सेल्स आर लार्ज इन साइज, बलून लाइक एंड कलरलेस। देखो जो मोनोकोट लीव्स होंगी, मोनोकोट जो प्लांट होंगे उनकी लीव्स में क्या होता है कि कुछ जो कोशिकाएं होती है, सबसे ऊपर वाली एपिडर्मिस किसकी? मोनोकोट लीव्स की। ठीक है, वहाँ पर सम सेल्स आर लार्ज इन साइज, मीन्स वहाँ की जो सेल्स होती है वो साइज में बड़ी हो जाती है, जैसे बलून लाइक फूलकर मोटी हो जाती है, कलरलेस होती है। इन फूली हुई मोटी कोशिकाओं को बुलीफॉर्म सेल्स या मोटर सेल्स कहते हैं। ठीक है, एट द टाइम ऑफ इनसफिशिएंट वाटर, जब पादप को वाटर जो है वो कम है, इनसफिशिएंट वाटर है, उस टाइम पर ही क्या करती है? दीज सेल्स लूज वाटर एंड बिकम फ्लैसिड। ये जो सेल्स होती है ये वाटर को अपने अंदर से रिलीज करती है। ठीक है, ड्यू टू विच लीफ कर्ल्स एंड बिकॉज ऑफ विच लेस वाटर लॉस अकर ड्यू टू ट्रांसपीरेशन। देखो यहाँ पर क्या होगा? इनसफिशिएंट वाटर है मीन्स बहुत कम पानी है, तो ये जो सेल्स होंगी ये क्या करेंगी? अपना वाटर लूज कर देती है। वाटर लूज करेंगी तो इनमें क्या होगा? लीफ में प्रेजेंट है तो लीफ जो होगी ना वो देखना बिल्कुल कर्ल होनी शुरू हो जाएगी, इस तरह से कर्ल होनी शुरू हो जाती है। तो ये जो कर्ल होते हैं ना इनके कारण क्या होता है कि वाटर लॉस बहुत कम होता है। ठीक है, वाटर लॉस कहाँ से होगा? ट्रांसपीरेशन। इस तरह से अगर लीफ है तो ये पूरी लीफ वाटर का ट्रांसपीरेशन करेगी, ट्रांसपीरेशन के थ्रू वाटर लॉस होगा। लेकिन जब ये लीफ इस तरह से रोल हो जाती है तो केवल इतनी सी सरफेस होती है वो ही ट्रांसपीरेशन करती है और इतनी सी सरफेस से बहुत थोड़े अमाउंट में वाटर का ट्रांसपीरेशन होगा, वाटर लॉस होगा। ठीक है, तो देखो ये क्या है? एपिडर्मिस है। एपिडर्मिस में बीच में बलून लाइक सेल्स प्रेजेंट है, इन्हें हम क्या कहेंगे? बुलीफॉर्म सेल्स कहेंगे। ठीक है, उसके बाद सेकंड आती है लिथोसिस्ट या अश्म कोशिका।
In multi-layered epidermis of ficus, certain bunch of grapes-like structure found, उनको क्या बोलते हैं हम? सिस्टोलिथ। देखो जो मल्टी लेयर्ड सेल्स होंगी किस किस में होंगी? फाइकस और उसके अलावा नेरियम में, ठीक है, कनेर में और फाइकस में, इन दोनों में प्रेजेंट होती है। तो जो फाइकस की एपिडर्मिस है उसमें ग्रुप्स ऑफ बंच ऑफ ग्रेप्स मीन्स अंगूर के गुच्छे की जैसी कुछ संरचनात्मक कोशिकाएं पाई जाती हैं, उन्हें हम सिस्टोलिथ कहते हैं। ये जो सिस्टोलिथ होंगी ये किससे मिलकर बनी हुई होती है? कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल से मिलकर बनी हुई होती है। और इन सेल्स को, ये जो सिस्टोलिथ सेल है, सिस्टोलिथ किसे बोलेंगे? जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल प्रेजेंट होंगे और मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस ऑफ फाइकस में प्रेजेंट होती है। और इन वाली सेल्स को जिनमें की सिस्टोलिथ प्रेजेंट होता है उसे हम लिथोसिस्ट कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर देखो आगे, ये देखो ये मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस है। मल्टी लेयर्ड एपिडर्मिस में बीच में ये क्या है? सिस्टोलिथ। सिस्टोलिथ क्या हुआ? यहाँ पर कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स प्रेजेंट है इन वाली सेल्स में। और ये जो सेल्स है इनका ग्रुप जिसके अंदर व्यवस्थित है या अंदर अरेंज है उसे हम क्या कहेंगे? लिथोसिस्ट कहते हैं, ठीक है, अश्म कोशिका बोलते हैं। अब देखो आगे थर्ड होता है कॉर्क सेल और सिलिका सेल। कॉर्क सेल जो होंगी वो कैसी होती है? पाइपरेसी और साइप्रेसी फैमिली में एपिडर्मिस जो होगी उसमें 2 टाइप्स ऑफ सेल्स वर प्रेजेंट। वन इज लॉन्ग सेल्स एंड सेकंड इज शॉर्ट सेल्स। लॉन्ग सेल और शॉर्ट सेल्स, ठीक है। शॉर्ट सेल जो होंगी वो अगेन 2 पार्ट्स में डिवाइड होती है, कॉर्क सेल और सिलिका सेल। अगर कॉर्क सेल है तो उसमें सुबेरिन प्रेजेंट होगा उन वाली सेल्स में, लेकिन अगर सिलिका सेल्स है तो वहाँ पर डिपोजिशन ऑफ सिलिका एट सेल वॉल के ऊपर सिलिका का डिपोजिशन प्रेजेंट होता है, ठीक है। स्ट्रक्चर्स एसोसिएटेड विद एपिडर्मिस, इसमें देखो कौन कौन से स्ट्रक्चर ऐसे हैं जो कि एपिडर्मिस के साथ संलग्न अवस्था में पाए जाते हैं। तो वन इज क्यूटिकल। क्यूटिकल जो होगी एब्सेंट इन हाइड्रोफाइट्स एंड रूट में बताया था क्यूटिकल एब्सेंट होती है, ठीक है। उसके अलावा हाइड्रोफाइट्स जो जलीय पादप होते हैं उनमें भी क्यूटिकल एब्सेंट होती है। क्यूटिकल इज फाउंड अबव एपिडर्मिस। इट इज मेड अप ऑफ वैक्सी सब्सटेंस। क्यूटिकल है जो किससे मिलकर बनी हुई होती है? वैक्सी सब्सटेंस से मिलकर बनी हुई होती है, ठीक है। इट इज विच इज इम्परमिएबल टू वाटर। वाटर के लिए इम्परमिएबल होती है। और क्यूटिकल जो होगी वाटर के लिए जब इम्परमिएबल होगी तो ये किस तरह की होगी? क्यूटिकल जो होगी वो ट्रांसपिरेशन को भी रिड्यूस करेगी, ट्रांसपिरेशन को भी कम करेगी, ठीक है। थिक क्यूटिकल इज एन अडेप्टेशन इन जीरोफिटिक प्लांट। जीरोफिटिक जो प्लांट्स होते हैं उनमें थिक क्यूटिकल क्यों प्रेजेंट होती है? क्योंकि उन वाले प्लांट से जो वाटर लॉस होता है वो कम करना होता है, मींस वहाँ पर जो पानी है वो उससे बहुत कम लॉस होना चाहिए, इसीलिए वहाँ पर मोटी क्यूटिकल या थिक वैक्स लेयर प्रेजेंट होती है, जिसके कारण पादप जो होते हैं वो पानी को ज़्यादा अमाउंट में अपने बॉडी से बाहर नहीं निकाल पाते, ठीक है। अब देखो पेक्टिन इज प्रेजेंट एट द लोअर साइड ऑफ क्यूटिकल। क्यूटिकल की जो लोअर साइड होती है उस पर पेक्टिन भी प्रेजेंट होता है। नेरियम और ग्रामिनी फैमिली में राइजोम जो होंगे उसमें लिग्निन का डिपोजिशन प्रेजेंट होता है। उसके बाद फर्स्ट था हमारा क्यूटिकल, उसके अलावा सेकंड होता है स्टोमेटा। स्टोमेटा जो होंगे वो भी स्ट्रक्चर्स स्टोमेटा जो होगी वो भी एसोसिएटेड होते हैं विद एपिडर्मिस। तो देखो एपिडर्मिस इज इंटरप्टेड बाय स्टोमेटा। स्टोमेटाज आर फाउंड ऑन लीफ एपिडर्मिस। स्टोमेटा ओनली कहाँ मिलेंगे हमें? लीफ एपिडर्मिस के ऊपर, ठीक है। उसके बाद देखो स्टोमेटाज आर मीन फॉर गैसियस एक्सचेंज करते हैं और ट्रांसपिरेशन करते हैं। ये देखो एक लीफ की एपिडर्मिस है, लीफ की एपिडर्मिस पर इस तरह से ये 2 गार्ड सेल प्रेजेंट है, उनके बीच वाला जो पोर है इसे हम क्या बोलेंगे? बीच में ये क्या है? स्टोमेटा या स्टोमा, ठीक है। स्टोमेटल एपरेटस इज मेड अप ऑफ। स्टोमेटल जो पूरा एपरेटस होता है वो किस किस से मिलकर बना हुआ होता है? फर्स्ट होता है स्टोमा, गार्ड सेल्स और सब्सिडरी सेल्स, ठीक है। स्टोमा या पोर इसे क्या बोलते हैं? देखो ये इस तरह का स्टोमेटा 2 किडनी शेप सेल है, ठीक है, इन्हें हम गार्ड सेल कहते हैं। गार्ड सेल के अंदर इस तरह से क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है। गार्ड सेल्स जो होंगे उनके अंदर वाली लेयर होती है वो थिक होती है, लेकिन आउटर बाहर वाली जो लेयर होती है वो थिन होती है, पतली होती है, ठीक है। उससे अंदर की तरफ ये जो पोर है इसे हम क्या बोलेंगे? स्टोमा,
ठीक है। ये जो गार्ड सेल्स होती है इनकी ये क्या करती, ये जो सेल्स होती है ये भी सब्सिडरी सेल्स से घिरी हुई रहती है, ठीक है। देखो सबसे अंदर क्या है स्टोमेटा, उससे बाहर की तरफ इनर वॉल ऑफ गार्ड सेल जो कि थिक है, उसके बाहर की तरफ गार्ड सेल प्रेजेंट है, और ये जो राउंड स्ट्रक्चर है इसे हम क्लोरोप्लास्ट बोलते हैं। और उससे बाहर देखो ये क्या है, आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल, और इसमें ये वाली जो सेल्स है इन्हें हम क्या बोलते हैं, सब्सिडरी सेल्स, सहायक कोशिका, ठीक है। ये क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ स्टोमेटा। तो देखो इसमें गार्ड सेल्स जो होती है वो क्या करती है, गार्ड सेल्स आर कंट्रोलिंग ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा। क्लोजिंग और ओपनिंग ऑफ स्टोमेटा के लिए कौन रेस्पॉन्सिबल होगा, गार्ड सेल। व्हेन गार्ड सेल्स आर टर्जिड तो क्या होगा, स्टोमेटा ओपन हो जाएंगे, लेकिन जब गार्ड सेल फ्लैसिड होती है तो स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं, ठीक है। जनरली स्टोमेटा ओपन ड्यूरिंग डे, दिन के टाइम पर स्टोमेटा खुले हुए रहते हैं और रात के टाइम पर स्टोमेटा बंद होते हैं। लेकिन एक्सेप्शन क्या होगा यहाँ पर कि सकुलेंट जो जीरोफाइट होते हैं उनके स्टोमेटा नाइट के टाइम पर खुलते हैं और डे के टाइम पर बंद रहते हैं। ऐसा क्यों होता है वहाँ पर, क्योंकि अगर डे के टाइम पर स्टोमेटा ओपन रहेंगे तो वहाँ पर ट्रांसपिरेशन बहुत ज़्यादा होगा, ठीक है। बाष्पोत्सर्जन के द्वारा पानी का वाटर लॉस जो होगा, पानी की हानि बहुत ज़्यादा होगी। लेकिन क्योंकि वो जीरोफिटिक प्लांट है, इट मीन्स वहाँ पर पानी तो पहले ही कम है, अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में वाटर लॉस होगा तो ये क्या होगा, पादप के लिए हानिकारक होगा। तो इसीलिए जो जीरोफिटिक प्लांट्स है उनमें एक टाइप का अडेप्टेशन प्रेजेंट होता है कि वहाँ पर मोटी क्यूटिकल प्रेजेंट होगी और उनके जो स्टोमेटा होते हैं वो नाइट के टाइम पर खुलते हैं और डे के टाइम पर वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो गार्ड सेल्स ऑफ किडनी शेप इन डाइकोट, डाइकोट होगा तो उसमें गार्ड सेल्स जो होंगी वो किडनी शेप की होंगी, लेकिन अगर मोनोकोट है तो उनकी गार्ड सेल्स किस तरह की होंगी, डंबल शेप होंगी, ठीक है। गार्ड सेल्स आर लिविंग, दे बियर क्लोरोप्लास्ट, देयर इनर वॉल आर थिक बट आउटर वॉल आर थिन, ये बता चुकी हूँ। उसके बाद आता है सब्सिडरी सेल्स। सब्सिडरी सेल्स जो होंगी दे आर स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग द गार्ड सेल। गार्ड सेल से बाहर की तरफ जो सेल्स बताई थी वो कौन सी होती है, सब्सिडरी सेल्स होती है। इन डाइकोट लीव्स लोअर एपिडर्मिस हैव मोर स्टोमेटा देन अपर एपिडर्मिस। डाइकोट अगर लीफ है तो वो कैसी होती है, डॉर्सी वेंट्रल होती है। डॉर्सी वेंट्रल देखो इसमें क्या होगा, लोअर एपिडर्मिस पर ज़्यादा स्टोमेटा प्रेजेंट होंगे एज कंपेयर टू अपर एपिडर्मिस। लेकिन जो मोनोकोट लीफ होती है वो किस तरह की होती है, आइसोबाइलेटरल, मीन्स वहाँ पर लोअर और अपर दोनों साइड पर इक्वल अमाउंट ऑफ स्टोमेटा आर प्रेजेंट, ठीक है। अब उसके बाद देखो आगे आता है एपिडर्मल अपेंडेजेस। एपिडर्मल अपेंडेजेस में क्या होगा कि फर्स्ट होता है एपिडर्मिस हेयर या एपिडर्मल हेयर। इसमें देखो रूट हेयर आते हैं। रूट हेयर जो होंगे वो कहाँ प्रेजेंट होंगे, रूट एपिब्लेमा पर, ठीक है। रूट एपिब्लेमा किसे बोलेंगे, रूट की एपिडर्मिस को। ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर होते हैं और इनका मेन फंक्शन क्या होता है, वाटर एंड मिनरल का एब्जॉर्प्शन करना। उसके बाद आता है ट्राइकोम्स। ट्राइकोम्स जो होंगे दे आर फाउंड ऑन स्टेम मोस्टली, ठीक है। ये जो ट्राइकोम होते हैं वो रूट पर भी प्रेजेंट होते हैं, उसके अलावा अदर जैसे स्टेम, लीफ, गाइनोशियम और एंडोशियम इन सब पर भी प्रेजेंट होते हैं। लेकिन मेनली जो इनका मेनली कहाँ प्रेजेंट बताई गई है, इनकी स्टेम के ऊपर, ठीक है। दे आर जनरली मल्टी सेलुलर, बट ये कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर भी होते हैं। दे मे बी ब्रांच्ड और अनब्रांच, शाखित और अशाखित हो सकते हैं। दे रिड्यूस वाटर लॉस बाय ट्रांसपिरेशन। ट्रांसपिरेशन प्रोसेस के थ्रू जो वाटर लॉस होता है उसको कम करने के लिए ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं। दे सिक्रीट सर्टेन सब्सटेंस विच किल इंसेक्ट, टेक न्यूट्रिएंट फ्रॉम स्टेम, दे आर सिक्रेटरी इन नेचर। कुछ देखो दे सिक्रीट सर्टेन सब्सटेंस, ये क्या करते हैं, कुछ ऐसे सब्सटेंस का सिक्रीशन करते हैं जो कि इंसेक्ट को किल करते हैं, ठीक है। क्योंकि इंसेक्ट क्या करेगा, वो उस प्लांट के ऊपर से, प्लांट से न्यूट्रिशन लेता है, तो इस न्यूट्रिशन को प्लांट जो इंसेक्ट जो होगा उस न्यूट्रिशन को लेता है, तो इस इंसेक्ट को मारने का काम कौन करेगा, ट्राइकोम करेगा। ट्राइकोम में क्या होता है, कुछ सब्सटेंस को रिलीज करता है जिसके कारण वो सब्सटेंस इन
इन इंसेक्ट की डेथ के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। ठीक है, आगे देखो, यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर अपेंडेजेस प्रेजेंट ऑन एपिडर्मिस जिन्हें हम ट्राइकोम कहते हैं। जैसे वन होता है रूट हेयर, रूट हेयर जो होंगे वो भी ट्राइकोम में ही आते हैं। मेड अप ऑफ सिंगल सेल ऑफ राइजोडर्मिस, यूनिसेलुलर होंगे, यूनिन्यूक्लिएट होंगे, थिन वॉल्ड और एपिडर्मल होंगे। ठीक है, लेकिन जो शूट देखो ऊपर जो बताया एपिडर्मिस हेयर और रूट हेयर दोनों सेम है, लेकिन जो ट्राइकोम है उसमें यहाँ पर हमने बताया था कि मेनली ये स्टेम में ही प्रेजेंट होते हैं, लेकिन उसके अलावा जो रूट हेयर होते हैं ना वो भी ट्राइकोम का ही एक पार्ट होता है। ठीक है, शूट एपिडर्मल ट्राइकोम, इसमें क्या होगा, ओरिजिनेटेड फ्रॉम एपिडर्मिस, एपिडर्मिस से ओरिजिनेट होते हैं, मल्टी सेलुलर होते हैं, प्रेजेंट ऑन स्टेम, लीफ, गाइनोशियम एंड एंड्रोशियम, इन सब में प्रेजेंट होते हैं। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, मे बी ग्लैंडुलर और नॉन ग्लैंडुलर। ठीक है, अब उसके बाद आता है एपिडर्मल सेल स्ट्रक्चर की, जो एपिडर्मिस की जो सेल्स होंगी उनका स्ट्रक्चर किस तरह का होता है। एपिडर्मल सेल जो होंगी वो थिन वॉल्ड होती है, आउटर वॉल ऑफ एपिडर्मिस, आउटर वॉल जो होगी वो कैसी होती है, थिक होती है। क्यों होती है थिक, अगर आउटर वॉल थिक है इट मीन्स वहाँ पर कौन प्रेजेंट है, क्यूटिकल प्रेजेंट है। ठीक है, क्यूटिकल जो होगी उसमें किस किस का डिपोजिशन हो सकता है, क्यूटिन का, रेजिन का, लिग्निन का, गम का और सिलिका का, इन सब का डिपोजिशन हो सकता है। उसके बाद एपिडर्मल सेल जो होती है उनमें प्लास्टर्स प्रेजेंट होते हैं, लवक पाए जाते हैं। एपिडर्मल सेल का जो कलर्ड स्ट्रक्चर होता है जैसे कि पेटल्स में होता है, पेटल्स की जो एपिडर्मल सेल होंगी वो कैसी होंगी, कलर्ड होंगी, और वो कलर किसके कारण होता है, क्रोमोप्लास्ट के कारण। ठीक है, क्रोमोप्लास्ट के कारण क्रोमोप्लास्ट प्रेजेंट होता है जिसके कारण यहाँ पर एंथोसाइनिन पिगमेंट प्रेजेंट होता है और वो कैसी होती है, कलर्ड होती है। ठीक है, फंक्शन, उसके बाद देखो फंक्शन ऑफ एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, इसका मेन फंक्शन क्या हो गया, प्रोटेक्शन का आउटर मोस्ट लेयर होती है जिसके कारण ये प्लांट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करवाती है। उसके बाद सिक्रीशन, ट्राइकोम्स प्रेजेंट होते हैं जिनसे क्या होता है, एक स्पेशल टाइप का सिक्रीशन निकलता है जो कि इंसेक्ट को किल करने में हेल्प करता है। ठीक है, मीन फॉर गैसियस एक्सचेंज, उसके अलावा आल्सो मीन फॉर ट्रांसपीरेशन, गैसियस एक्सचेंज और ट्रांसपीरेशन में क्यों, क्योंकि यहाँ पर स्टोमेटा प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, क्लोरोप्लास्ट प्रेजेंट होता है इसीलिए ये फोटोसिंथेसिस का फंक्शन भी करते हैं। ठीक है, उसके बाद देखो एपिडर्मल अपेंडेजेस है जिनमें ग्लैंडुलर हेयर और एमरजेंसेस, ग्लैंडुलर हेयर जो होंगे वो सिंपल यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर होते हैं, इनमें डाइजेस्टिव ग्लैंड्स प्रेजेंट होती है। ठीक है, किसमें होंगे, ड्रोसेरा और निपेंथिस, घटपर्णी का जो पादप होता है उसका स्ट्रक्चर मैं कंप्लीट एक्सप्लेन कर चुकी हूँ। ठीक है, ग्लैंडुलर हेयर होते हैं उसमें। उसके बाद एमरजेंसेस, एमरजेंसेस क्या होते हैं, जैसे रोज़ का स्टेम देखते हो तो उसके ऊपर छोटे छोटे से कांटे लगे हुए होते हैं, वो किसका एग्जाम्पल है, एमरजेंसीज का एग्जाम्पल है। और उसके अलावा जो एपिडर्मल अपेंडेजेस होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है कि ये ट्रांसपीरेशन की रेट को कम करते हैं, हेल्प इन पॉलिनेशन एंड डिस्पर्जल ऑफ सीड, सीड के डिस्पर्जल में हेल्प करते हैं और पॉलिनेशन में हेल्प करते हैं। और ग्लैंडुलर हेयर जो होंगे वो मेनली सिक्रीशन का काम करते हैं। ठीक है, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम कंप्लीट है।